और इस बीच यूक्रेन का भी पलटवार हुआ है। यूक्रेन भी लगातार जब जैसे मौका मिलता है पलटवार कर रहा है। मॉस्को के पास यूक्रेन ने ड्रोन से प्रहार किया है। इवांतियेवका में इमारतों पर, रूसी इमारतों पर यूक्रेन ने हमला किया है। ड्रोन अटैक के बाद इमारत में आग लग गई। शोलकोवो में भी रूस ने एक ड्रोन को नष्ट कर दिया, यानी कि जो रशिया पर अटैक किया गया था ड्रोन के जरिए, उसमें से एक ड्रोन को रशिया ने मार गिराया। लेकिन मॉस्को में किया गया जो यूक्रेन का अटैक था वो कामयाब रहा, और जिस इमारत में ड्रोन के जरिए अटैक किया था यूक्रेन ने, उस इमारत में आग लग गई है। तो यूक्रेन को भी जब जैसे मौका मिल रहा है यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यानी कि ज़ेलेंस्की ये बता रहे हैं, ये जता रहे हैं कि रूस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, रूस अपने हमले कितने भी गंभीर क्यों ना कर ले, भीषण क्यों ना कर ले, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो पलटवार करने से चूकेंगे नहीं। मॉस्को में ड्रोन के जरिए ये अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है, जिसमें रशिया की मॉस्को की एक इमारत में आग लग गई। इसके अलावा बेलगोरोड में भी यूक्रेन ने विनाशक हमला किया है। रूस का S-300 मिसाइल सिस्टम बेलगोरोड में तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। रडार सिस्टम फैक्ट्री पर यह अटैक किया गया। यूक्रेन के अटैक से रूस को भारी नुकसान होने की खबर भी सामने आ रही है। तो रूस की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। S-300 की जो फैक्ट्री है उसको नष्ट किया है यूक्रेन ने अपने इस अटैक में, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रडार सिस्टम की जो फैक्ट्री थी जहां पर रडार सिस्टम तैयार हो रहे थे रशिया के, उस पर भी यूक्रेन ने अटैक किया है। और ये जानकारी मिल रही है कि इस अटैक में रूस को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, S-300 सिस्टम रूस का तबाह किया इस अटैक में यूक्रेन ने। इसके अलावा जो रडार सिस्टम की फैक्ट्री थी वो भी यूक्रेन ने अपने इस अटैक में तबाह की है। तो रूस को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचाने की मंशा पाले हुए ज़ेलेंस्की और उनकी सेना रूस का जवाब लगातार दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है। हालांकि अब आप देखिए, अंतर इतना है कि रशिया अगर 5 अटैक कर रहा है तो यूक्रेन भी 1 अटैक जरूर कर रहा है, ताकि वो बताए कि हाँ, इस जंग में वो अभी जिंदा है। यानी कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर हार मारने के लिए तैयार इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो ये अब आप समझ लीजिए कि यूक्रेन के सामने तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है पूरी तरीके से, और इसलिए यूक्रेन हर वार पर पलटवार कर रहा है। तो यूक्रेन ने भी रूस पर भीषण पलटवार किया है। मॉस्को के पास यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। इवांतियेवका में इमारतों पर यह अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद इस इमारत में आग लग गई, जिसको निशाना बनाकर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। इसके अलावा शोलकोवो में रूस ने यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया है। बेलगोरेड में यूक्रेन ने भी फिर से विनाशक हमला किया। यहां पर रूस का S-300 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के इस हमले में तबाह हो गया। रडार सिस्टम फैक्ट्री पर भी अटैक किया है यूक्रेन ने, जिसमें रूस को भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार हमले बढ़ रहे हैं। 3.5 साल इस जंग को हो चुके हैं, लेकिन ये जंग कब थमेगी, कब रुकेगी पता नहीं, क्योंकि यूक्रेन हर वार का जवाब दे रहा है। यूक्रेन हर वार पर पलटवार कर रहा है। ऐसे में इस जंग के रुकने की संभावना फिलहाल ना के बराबर दिख रही है। कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल त्यागी, ये माना जा रहा था कि शायद अब पुतिन जो है अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे विध्वंसक हमले करेंगे और बचा खुचा यूक्रेन भी तबाह कर देंगे। लेकिन यूक्रेन को भी कहना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे तारीफ करनी होगी कि वो भी हथियार नहीं डाल रहा है। कम ताकत है, कम हथियार हैं, लेकिन फिर भी वो पलटवार जरूर कर रहा है जब और जैसे मौका मिलता है। देखिए, यूक्रेन इसलिए पलटवार कर रहा है क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत भी पलटवार ना करे तो फिर एक दिन भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहां के प्रेसिडेंट नहीं रह पाएंगे। या तो उनका मर्डर कर दिया जाएगा या उन्हें हटा दिया जाएगा। वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, क्योंकि पहले ही दोनों, रशिया भी और अमेरिका भी, उनको इलीगल और इनवैलिड प्रेसिडेंट कह चुके हैं। दोनों चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो। दोनों सुपर पावर चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर न्यू इलेक्शंस हो, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने तो पुराने वहाँ के आर्मी चीफ को चुन भी लिया है कि जिसको वहाँ पे दोबारा नया प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये स्थिति है कि मरता क्या ना करता, और ये मरता क्या ना करता की स्थिति का रिजल्ट क्या होगा।
आज की तारीख में यूक्रेन की रेजिलियंस पावर, यानी कि हमलों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, वो नहीं रह गई है जो फरवरी 2022 में थी। आज जो भी नुकसान हो रहा है वो उसकी बची कुची ताकत में एक बड़ा डेंट साबित हो रहा है। और यूक्रेन क्या पलटवार कर रहा है? यूक्रेन के ज्यादातर पलटवार ड्रोन से है, और ड्रोन के अंदर 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 25 केजी एक्सप्लोसिव। जबकि जो रशिया है वो ड्रोन से भी, स्वार्म ड्रोन से, यानी कि अब तो सुना है 2000 ड्रोन से भी वो हमला करने वाला है। 500, 700 ड्रोन से तो पहले कर रहा था, लेकिन उनके साथ वो मिसाइलों से भी हमला कर रहा है। और मिसाइल में भी नॉर्मल मिसाइल नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजल जैसी मिसाइल, जिसको तो हाइपरसोनिक मिसाइल को वो पकड़ ही नहीं पाता है यूक्रेन। अब अमेरिका ने कहा कि हम इनको हथियार देंगे, पैट्रियट देंगे। ठीक है साहब, लेकिन वो पैट्रियट सिस्टम वो देंगे नेटो को, और नेटो उन सिस्टम्स को, नए सिस्टम्स को अपने पास रखेगा, और जो उसके पुराने सिस्टम थे उन्हें वो यूक्रेन देगा, क्योंकि उनके लिए यूक्रेन एक टेस्टिंग ग्राउंड है। पैसे नेटो देंगे, यानी कि अमेरिका को तो हर कीमत में फायदा ही फायदा है कि आप लड़े, आप बुरे बने, आप पैसा मिले मुझे। खैर, जो वो सिस्टम है, पिछले 15 दिन से लगातार ये बात चल रही है। 50 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन गुजर चुके हैं, 40 दिन बाकी हैं। इन 40 दिनों के अंदर वो सिस्टम अभी तक एक्चुअली ऑन द ग्राउंड आए नहीं है। तो अब ऐसे समय में जब आदमी या कोई देश हारती हुई स्थिति में होता है, तब वो हार मल्टीप्लाई होती है सर, वो एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ती है, जिसे कहते हैं भागते भूत की लंगोटी। यानी कि वो सिचुएशन में है। अगले 40 दिन के अंदर क्या स्थिति होने वाली है ये आप समझ सकते हैं। और ये रशिया की इंटेंशन से समझ में आता है कि ठीक है, आप 50 दिन के बाद क्या कर लेंगे? आप मेरे ऊपर और सैंक्शंस लगा देंगे, लगा दीजिए। सैंक्शंस आपने पहले भी लगाए थे, उल्टा इफेक्ट हुआ, आपकी इकोनॉमी को तकलीफ हुई, मेरे यहाँ के शेयर एंड टैक्स बढ़ गए, मुझे कोई उससे फर्क नहीं हुआ। और फिर उसने उसका तोड़ निकाल लिया है, और उसका तोड़ ये है कि सैंक्शंस लगाओ, ये अपने शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करते हैं। यानी बिल्कुल। कि अच्छा करण त्यागी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या क्या ये ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और नाटो, इनकी भी तो एक रणनीति है? उनको उनको एक कहते हैं ना, एक मोहरा, एक मुर्गा मिल गया है यूक्रेन, तो उसको हथियार सप्लाई करे जाओ और रशिया को एंगेज रखो। अमेरिका भी तो यही चाहता है, उसको पता है कि जितना एंगेजमेंट रशिया का बढ़ेगा इसमें, उतनी उसकी जो ताकत है वो कम होगी। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रोपोर्शंस में देखिए। नेटो कंट्रीज में से 3 कंट्री ऐसी हैं, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनको E3 कहते हैं। इन्होंने कहा कि नेटो के अंदर नेटो बनाते हैं, और ये नेटो के अंदर नेटो बनाया। हमारी भी कंडीशंस वो रहेंगी कि एक के ऊपर हमला, बाकी तीनों के ऊपर हमला माना जाएगा। वो 3 कंट्रीज क्या कोशिश कर रही है कि हम एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला नेटो को प्रोवाइड कर सके, लेकिन उनकी सारी कोशिशें किस चीज के ऊपर आधारित है? डर। डर इस बात का कि रशिया हम पर अटैक करेगा। देखिए, कभी भी जब देशों में, कॉमन सेंस से आप इस बात को समझ सकते हैं कि दो लड़ने वाले देशों में जिस देश में डर आ जाता है वो फिर जीत नहीं पाता। वो रजिस्ट कर सकता है थोड़े बहुत समय, वो जीत नहीं पाता। और वैसे भी अगर ग्राउंड की स्थिति पर देखा जाए तो नेटो को तो ये लगता है कि हाँ, हम यूक्रेन को मदद करेंगे। अगर मदद करना ही चाहते होते तो पिछले कम से कम 3 महीने से या 4 महीने से ये बात चल रही है कि हम पहले, फ्रांस ने कहा था कि हमने अपने ट्रूप तैयार कर लिए, हम बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेंगे। बाद में ब्रिटेन ने कहा था हम भी सप्लीमेंट करेंगे। कहाँ गए वो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड? है कहाँ यूक्रेन में? इट इज ओनली कि वो अपने हथियार बेच रहे हैं, दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सर, असलियत तो ये है कि यूक्रेन को नेटो देश पाकिस्तान समझते हैं, यानी कि अनबिलीवेबल और अनक्रेडिबल। वो अगर उनको यूक्रेन को के लिए उनके दिल में ये होता कि भाई उसकी क्रेडिबिलिटी होती, तो अब तक वो 12 साल से चिल्ला रहा था मुझे नेटो में शामिल कर लो, नेटो में शामिल कर लो। नहीं किया ना सर। और वार के दौरान ही उन्होंने स्विट्जरलैंड, इसको, स्वीडन को और फिनलैंड को शामिल कर लिया।
तो यानी कि यूक्रेन को तो उन्होंने एक बलि का बकरा टेस्टिंग ग्राउंड, और वैसे भी ये सच है कि जो रशिया का पार्ट रहा है उससे ये उम्मीद करना कि वो अमेरिका के लिए उतना वफादार रहेगा, हो सकता है कि ये बात अमेरिका के ध्यान में हो। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप मदद करना चाहते तो वो पहले दिन से खुल के मदद क्यों नहीं करते? वो बार बार कह रहे हैं पहले मैं 2 महीने का मौका देता हूँ, फिर अभी मैं 50 दिन का मौका देता हूँ। 50 दिन का मौका देने का मतलब क्या हुआ कि 50 दिन में बचे हुए यूक्रेन को और तबाह करवा दे? तो क्या अमेरिका और नेटो देश ये यूक्रेन के शुभ चिंतक है? सर, हम कितना भी एनालाइज करते रहे, लेकिन एक कॉमन मैन जो हल चला रहा है खेत के अंदर, उसकी ये समझ में आ रहा है कि साहब ये सिर्फ टाइम खींचने की बात है, क्योंकि नाटो को ये डर है कि जितने दिन तक हम रशिया को यूक्रेन के साथ उलझाए रखेंगे तब तक कम से कम रशिया हम पर अटैक नहीं करेगा, और उतने समय में हम अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को कुछ हद तक बढ़ा पाएंगे। ये सिचुएशन है जो आम आदमी की समझ में आती है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के इन 5 पैट्रियट सिस्टम के देने से जो जर्मनी अब देने वाला है यूक्रेन को, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और ज्यादा नुकसान यूक्रेन का होगा, एंड यूक्रेन इज ऑन नाउ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। ये सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि भाई रशिया वाज कंटेंटेड ओनली विद द 4 प्लेसेस, यानी कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया। अब उसने ये कहा कि इन चारों जगहों में भी क्योंकि कहीं कहीं मेरा 100% कंट्रोल नहीं है, लिहाजा शांति वार्ता के अंदर मेरी पहली कंडीशन होगी कि इन चारों प्लेसेस में थोड़ी बहुत जगह में जहां पे यूक्रेन की सेनाएं आज भी मौजूद है वो उसे खाली कर दें। प्लस उसने खार्किव में, सूमी में, और अब तो नीपर तक, और फिर इवेंचुअली हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन इसी तरह से डिसमेंटल होती रही तो वो कल को बोलेगा कि मैं कीव में भी जाता हूँ। अब उनको रोकिए, कहाँ से आप रोकते हैं? अच्छा, अमेरिका क्या कर सकता है अलावा सैंक्शन लगाने के? अगर अमेरिका ये सोचे कि मैं उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, ये सब कहने की बातें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर न्यूक्लियर अटैक करता है तो कैपेबिलिटी रशिया के पास न केवल नंबरों में ज्यादा है बल्कि लीथेलिटी में भी ज्यादा है। उसकी जो वो मिसाइल है जिसका उसने बहुत सारे ऐसे हथियार है जिसका उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। उसने सर्वट मिसाइल का तो इस्तेमाल नहीं किया, यार्ड्स का तो नहीं किया, एवेंजर का तो इस्तेमाल नहीं किया, ऑर्शेनिक का तो एक टेस्टिंग किया था थोड़ा सा यूक्रेन में, लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। और ये सारी जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है, पहले तो इन्हें रोकना मुश्किल, क्योंकि ये जितनी स्पीड से चलती है ना जी, इनके सामने एयर जो है वो आयोनाइज हो जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। कितना भी बड़ा से बड़ा रडार सिस्टम हो, उसकी जो रेज है वो बजाय रिफ्लेक्ट होकर लोकेशन देने के उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये थोड़ी बहुत कमजोर होती हैं टर्मिनल फेज के अंदर, लेकिन उसमें भी इन्हें इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि इन हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है उसके हिसाब से इनको रोकने वाली जो मिसाइल आती है, जब तक वो आती है ये कहीं आगे तक बढ़ जाती है। पहली बात तो ये। दूसरे, जितनी हाइपरसोनिक मिसाइल है उनमें MIRV टेक्निक है। MIRV टेक्निक का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी हर मिसाइल में 10-10 या 8-8, 6-6 वार हेड है। मीन्स कि एक मिसाइल 6 अलग अलग टारगेट के ऊपर हमला कर सकती है। ये सारी न्यूक्लियर कैपेबल है। अब कल्पना कीजिए कि अगर रशिया इनमें से किसी एक मिसाइल को यूरोपियन कंट्रीज में दागता है तो उसका ट्रेवल टाइम 10, 12, 15 मिनट तक सारी यूरोपियन कंट्रीज को कवर करने का है। और ये तो मैंने सिर्फ मिसाइल का बताया। अब अगर समुद्र में आ जाओ तो जो उसकी बेल्गोरोड न्यूक्लियर सबमरीन है जिसमें पोसाइडन और न्यूक्लियर टॉर्पेडो है, जिसमें क्षमता है कि वो 200 मीटर ऊंची समुद्र की लहर को उठा सकता है। मान लीजिए कि अगर उसका इस्तेमाल यूनाइटेड किंगडम के कोस्ट पे हुआ तो पूरी कंट्री के लिए एक तबाही हो जाएगी। इट इज नॉट ओनली के भाई किसी कंट्री के एक शहर में। तो रशिया के व्हीकल के जो वेपन्स हैं उनकी न केवल संख्या ज्यादा है बल्कि उनकी लीथलिटी ज्यादा है। और जो इस पूरे युद्ध को 3.5 साल से देख रहे हैं हम जैसे लोग, उनको ये समझ में आता है कि इसमें जितने एक्टर्स हैं उसमें धैर्य से अगर किसी ने काम लिया है तो वो पुतिन ने काम लिया है। क्योंकि पुतिन ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा, इसे वार नहीं कहा। सर, उसने सिविलियंस एरिया के ऊपर अटैक नहीं किए हैं,
जो कोलेटरल डैमेज मैंडेटरी है वो तो अलग हुआ होगा, लेकिन डायरेक्टली ठीक। सिविलियन एरिया पर अटैक नहीं किए। और अभी तक उसके यहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि साहब अगर स्टालिन रहा होता तो अब तक न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। आप क्या बात कर रहे हैं? बोले जो अमेरिका में पर्ल हार्बर के ऊपर नुकसान हुआ था उससे कई गुना नुकसान रशिया का हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने तुरंत उसका बदला लेने के लिए जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया। आपका इतना नुकसान हो चुका है, आप अब तक उसमें न्यूक्लियर एक्शन नहीं ले रहे। तो ये प्रेशर उसके पास इंटरनली भी रशिया के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उसने अभी तक कहा कई बार, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कोई न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज की तारीख समझिए ना सर, उसकी 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के अंदर रेडी मोड में तैयार है। 3 न्यूक्लियर सबमरीन कैस्पियन सी में, बेरेंट सी में, व्हाइट सी में चक्कर लगा रही है। 2 एयरफील्ड के ऊपर टीयू बॉम्बर रेडीमेड उसके साथ में तैयार है। यानी कि उसने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी ये तैयारी एक डेटरेंस ही है। मैं नहीं समझता कि रशिया उस हद तक जाएगा, पर फिर भी अगर सबक लेना है तो अब यूक्रेन को लेना होगा। बचा कुचा यूक्रेन को बचाना